कबील खान की मौत के बाद उसका सौतेला भाई ही कबीले का सरदार था और उस वक्त वो मेरी हिरासत में था। नाले में पड़ी कबील खान की लाश देखकर जहांदाद गुस्से से पागल हो गया था। उनकी तीनों गाड़ियों के दो दो पहिए मैंने बेकार कर दिए थे। उसने दो गाड़ियों के फालतू टायर लेकर एक गाड़ी को सफर के काबिल बनाया और उसमें कबील खान की लाश और दो जख्मियों को लेकर वापस रवाना हो गया। बाकी अफराद को उसने हमारा पीछा करने का हुक्म दे दिया था। अगले दिन कबील खान के जनाजे के बाद वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरा था। मुझे और पलवशा को उसने पहाड़ी पर चढ़ते देख लिया था और इतना तो उसे मालूम था कि घात लगाने वाले सिर्फ दो आदमी थे। उससे पहले सकलैन खान के बेटे की शादी में कबील खान के जिन आदमियों ने हमें देखा हुआ था, उन्होंने पहले से अपने साथियों के सामने हमारा हुलिया बयान किया हुआ था। इस तरह 2 जमा 2 4 करके उनके सामने हम दोनों बतौर कबील खान के कातिल जाहिर हो गए थे। रास्ते में जिन आदमियों ने हमें उस तरफ आते देखा था, उनसे उन्हें हमारे जाने की समत मालूम हो गई थी। अब ये हमारी बेवकूफ़ी या सुस्ती थी कि हमने 2 रातें वहां गुजार दी थी, जिसकी वजह से उन्हें हमारे करीब आने का मौका मिल गया था, वरना हम हरकत में रहते तो किसी महफूज जगह पर पहुंच गए होते। इनाम खान से तफसील मालूम करते ही मैं पलवशा की तरफ मुतवज्जे हुआ। इसका क्या करें? उसने ग्लॉक पिस्टल की नाल इनाम खान की तरफ करते हुए 2 बार ट्रिगर दबा दिया। ठक ठक की आवाज के साथ वो चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात सजाए पीछे की तरफ गिर गया। दोनों गोलियां उसकी छाती में लगी थी। उसे मारकर वो इत्मीनान भरे अंदाज में बोली, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, अब यहाँ से निकलना एक मसला होगा। वैसे कुछ अंदाजा नहीं कि हम किस जगह पर हैं। नफी में सर हिलाते हुए वो बोली, मेरा ख्याल है छत पर चढ़कर जायजा लेते हैं, शायद कुछ अंदाजा हो जाए। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऊपर चढ़कर जायजा लो, फिर निकलते हैं। वो यूं भी जनाना लिबास में थी, किसी की नजर उस पर पड़ भी जाती तो कोई खास फर्क न पड़ता। एक मर्तबा फिर अपने चेहरे के गिर्द दुपट्टा लपेटते हुए वो बाहर निकल गई। घर के एक कोने में लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, उसी के जरिए वो छत पर चढ़ने लगी। मैं उनका आई कॉम ऑन करके सुन गुन लेने लगा। आई कॉम ऑन करते ही मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आने लगी। एक दूसरे को अपनी जगह के बारे में बताने के साथ साथ वो ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह कर रहे थे। 400-500 अफराद उस इलाके में फैल कर घर घर की तलाशी ले रहे थे। उसके साथ वो दरख्तों के झुंड और गारों वगैरह की छानबीन भी बारीकी से कर रहे थे। बुरे फंसे जीशान मियाँ, मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। पलवशा अभी तक छत पर थी। मैंने इनाम खान के साथी की लाश भी घसीट कर उसी कमरे में फेंकी और अपना सामान बाहर निकाल कर कमरे के बाहर से वही टूटा हुआ ताला लटका दिया। इसी असना में पलवशा भी नीचे उतर आई थी। मैं बेसब्री से मुस्तफसिर हुआ, क्या कुछ पता चला? वो बोली, थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो गया है, लेकिन इर्द गिर्द काफी आदमी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और किसी भी लम्हे इन दोनों की तरह कोई और भी यहाँ पहुंच सकता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है निकल चलते हैं, तुम इन्हीं कपड़ों में ठीक हो। मैं बैरेट को चादर के अंदर लपेट कर गठरी के अंदाज में उठा लेता हूँ, तुम अपनी क्लैशनकोफ दुपट्टे के नीचे छुपा लेना। उसने क्लैशनकोफ कंधे से लटका कर ऊपर दुपट्टा लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन स्नाइपर राइफल की गठरी मुझे उठाना पड़ेगी, क्योंकि मकामी रिवाज के मुताबिक सामान औरतों ने सर पर उठाया होता है। गैरतमंद मर्द के पास उसकी मर्दानगी की निशानी फकत हथियार होता है। आखिरी फिक्रा उसने तंजिया अंदाज में कहा था। मैंने कहा, अच्छा ये लो। मैंने चादर में लिपटी हुई बैरेट उसकी जाने बढ़ा दी। राइफल और थैले को इकट्ठा बांधकर उसने महारत से सर पर रखा और चल पड़ी। मैंने भी बारीक चादर सर पर पगड़ी की तरह बांधी और उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। बाहर निकलकर मैंने बैरूनी दरवाजे की कुंडी में भी ताला फंसाया और हम दरख्तों की आड़ लेकर चल पड़े। नाले में उतरने की बजाय हम ढलान पर नाले के मुतवाजी सफर करने लगे। हमारी कोशिश थी कि दरख्तों से बाहर न निकलें। दुश्मन से अचानक सामना होने के तदारुक के लिए मैंने साइलेंसर लगा ग्लॉक अपने हाथ में रखा था। बरेटा भी मेरे पास मौजूद था, लेकिन उस पर साइलेंसर नहीं था। अलबत्ता पलवशा के पास कबील खान से छीना हुआ जो कीमती पिस्तौल था, उस पर भी साइलेंसर लगा हुआ था, मगर उसमें गोलियां कम थीं। पलवशा मुझसे 2-3 कदम आगे चल रही थी। यूं ही आगे पीछे हम घंटा भर चलते रहे। इसी दौरान मैंने आई कॉम मुसलसल ऑन रखा था। उसके शोर के तदारुक के लिए मैंने ईयरफोन की लीड लगाकर कान में उड़सी हुई थी। पिछले 2-3 मिनट से मुसलसल इनाम खान और यामीन खान को पुकारा जा रहा था। यामीन खान यकीनन उस मोटे इनाम के साथी का नाम था। एक जगह वो झाड़ियों के झुंड से बाहर निकली और एकदम ठिठक कर रुक गई। मैं उसे कुछ पूछने ही लगा था कि अपना दुपट्टा झाड़ी के कांटों से छुड़ाने के बहाने वो पीछे मुड़ी और हल्की सरगोशी में बोली, 2 आदमी हैं। ये कहकर वो दोबारा आगे बढ़ गई। मैं वहीं झाड़ियों में दुबक गया। आई कॉम सेट ऑफ करके मैंने जेब में डाला और ग्लॉक 19 को तैयार हालत में पकड़ लिया। उसी वक्त मेरे कानों में एक करख्त आवाज पड़ी, ओए लड़की, कहाँ जा रही हो? जवाबन पलवशा ने लोचदार आवाज में कहा, डिराजल जा रही हूँ। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि डिराजल वाकई कोई करीब में आबादी मौजूद थी या उसने यूं ही फर्जी नाम लिया था। उसी करख्त आवाज वाले ने दोबारा पूछा, रस्ते में तुमने 2 आदमी तो नहीं देखे? नहीं कहकर वो आगे चल पड़ी। मैंने एहतियात से झाड़ी की ओट से झांका।
वो इत्मीनान से आगे बढ़ती जा रही थी जबकि दो मुसल्लह आदमी उससे चंद कदम के फासले पर खड़े उसे घूर रहे थे। पलवशा की झाड़ियों में रूपोश होते ही एक मर्तबा फिर वो आगे बढ़े और दाएं बाएं निगाहें दौड़ाते हुए मुझसे 20-25 कदम के फासले पर से गुजरते चले गए। उनके थोड़े दूर जाते ही मैं उठकर एहतियात से आगे बढ़ गया। मेरी निगाहें अब भी जाने वालों की तरफ निगरान थीं। झुके झुके अंदाज में मैंने पलवशा के जाने के रास्ते कदम बढ़ाए। उसी वक्त अचानक झाड़ियों की ओट से एक क्लैशनकोफ बरदार आदमी बरामद हुआ। हम दोनों अचानक आमने सामने हो गए थे और फिर मैं उससे ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। उसके कुछ कहने या हथियार सीधा करने से पहले मेरे हाथ में मौजूद ग्लॉक ने चंद ग्राम सीसा उगल दिया। माथे में पेवस्त होने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। वो उन्हीं झाड़ियों में उल्टा होकर गिर गया। वो शायद रफ़ा हाजत वगैरह के लिए अपने साथियों से पीछे रह गया था। उसी वक्त थोड़े फासले से वही करख्त आवाज सुनाई दी, करम खान कहाँ मर गए हो। मगर करम खान गरीब ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो आवाज सुन भी लेता तो जवाब नहीं दे सकता था। मैं चलने की बजाय भागता हुआ पलवशा के पीछे रवाना हुआ, लेकिन 2-3 कदम लेते ही मुझे एहसास हुआ कि करम खान की लाश मिलते ही उसके साथियों ने इस इलाके को घेरे में ले लेना है। इसकी बजाय अगर मैं उन दोनों को भी हलाक कर देता तो लाजिमन फिलफौर होने वाले ताकुब से जान छुड़ा सकता था, क्योंकि जब तक उन तीनों की लाशें दरियाफ्त न होती किसी को हमारा ख्याल नहीं आ सकता था। ये सोचते ही मैं फौरन उन दोनों के जाने की समत दौड़ पड़ा। वो 100-200 गज से दूर नहीं गए थे। झुके झुके अंदाज में पंजों के बल दौड़ता हुआ मैं उस तरफ बढ़ा। उनमें से एक ने फिर मकतूल करम खान को पुकारा और मुझे उनकी जगह के बारे में अंदाजा लगाने में आसानी हो गई। दरख्तों और झाड़ियों के झुंड मुझे छुपकर उनके करीब जाने में मदद दे रहे थे। वो अपने साथी के इंतजार में 2 हमवार पत्थरों पर बैठ गए थे। अलबत्ता उनका रुख पीछे की तरफ ही था। अपने हथियार उन्होंने गोद में रख लिए थे। मैं एकदम झाड़ियों की ओट से बाहर निकला। उनमें से एक उस वक्त बोतल से मुंह लगाकर पानी पी रहा था। दूसरे को भी हैरत का झटका लगा, मगर उसके संभलने से पहले ग्लॉक की गोली अपना काम कर चुकी थी। ठक की आवाज आई और अपने साथी के नीचे गिरकर एड़ियां रगड़ने की आवाज सुनकर दूसरे ने बोतल होंठों से हटाई और इससे पहले कि सूरत हाल उसे वाजे होती, ग्लॉक की गोली उसे तमाम दुनियावी परेशानियों से दूर ले गई। उनके करीब जाकर मैंने बारी बारी दोनों को टांगों से पकड़कर झाड़ियों में फेंका ताकि उन्हें आसानी से तलाश न किया जा सके, और वो वापस मुड़कर दौड़ पड़ा। करम खान नामी आदमी कुदरती तौर पर झाड़ियों में गिरा। पलवशा के जाने की समत मुझे मालूम थी। मैं उसी तरफ आगे बढ़ता गया। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। थोड़ी दूर ही मुझे वो तशवीशनाक हालत में खड़ी नजर आई। बड़े बड़े खतरों में मैंने उसके चेहरे पर परेशानी नहीं देखी थी, लेकिन उस वक्त वो काफी परेशान नजर आ रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी परेशानी बरहमी में तब्दील हो गई। कहाँ रह गए थे? मालूम है कितनी परेशान हो रही थी मैंने कहा मजबूरी थी, उन खबीसों से टाकरा हो गया था। मैं उसके पूछे बगैर उसे तफसील बतलाने लगा। सारी बात सुनते ही वो बोली, फिर उस तरफ चलो। सम तब्दील करते हुए वो ऊपर चढ़ने लगी। उसके पीछे कदम बढ़ाते हुए मैंने आई कॉम ऑन करके उसकी लीड कान में लगा ली थी। एक आदमी अपनी जगह के बारे में बता रहा था कि वो उस वक्त कहाँ है। उसके चुप होते ही एक दूसरी आवाज आई जो पहले वालों को हुक्म दे रही थी कि इनाम खान और जामीन खान इस इलाके में गायब हो गए हैं और अब मुहावरे पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। उन्हें ढूंढो कि कहाँ मर गए हैं। ठीक है कमांडर, पहली वाली आवाज में अदब का अंसर नुमाया था। उसके बाद कमांडर किसी असफंद यार को पुकारने लगा, मगर असफंद की तरफ से कोई जवाब ना आया। 2-3 बार असफंद असफंद कहकर उसने शेरदिल और करम खान का नाम पुकारना शुरू कर दिया। करम खान का नाम आते ही मेरी समझ में आ गया था कि वो थोड़ी देर पहले मेरे हाथों अंजाम को पहुंचने वाली पार्टी को पुकार रहा है। थोड़ी देर उन्हें पुकारने के बाद वो खामोश हो गया था। पलवशा के कदमों की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। वो किसी लोमड़ी की तरह पहाड़ की बुलंदी सर करती थी। बाज़ औक़ात तो मुझे उस पर रश्क होता। खुद को बहुत सख्त जान समझने के बावजूद मैं इन पहाड़ों में बमुश्किल उसके साथ कदम मिला पाता था। पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचते ही वो दूसरी समत नाले में उतर गई। दूसरी तरफ के नाले में दरख्त न होने के बराबर थे, इसलिए वो नाले में चलने की बजाय अगली चढ़ाई चढ़ने लगी। मुशक्कत की वजह से हमारा पसीना धारों की सूरत में बह रहा था। अगली चढ़ाई के दरमियान में काफी घने दरख्त मौजूद थे। हम उन्हीं दरख्तों में आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मुझे नाले पर 3 आदमी उसी समत हरकत करते नजर आए जिस तरफ हम रवाना थे। मैंने पलवशा को उस तरफ मुतवज्जे किया। कहकर वो रुक गई थी। ऊपर चढ़ते हैं। वो चूंकि इस इलाके को मुझसे ज्यादा जानती थी, इसलिए मैंने मशवरा देने पर इत्तेफाक किया। अस्बात में सर हिलाते हुए उसने ऊपर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अचानक आई कॉम में मुझे एक आदमी की घबराई हुई आवाज आई। वो इनाम खान और जामीन खान की लाशें मिलने के बारे में कमांडर को बताते हुए ये वजाहत कर रहा था कि दोनों मरे हुए हैं और ज्यादा देर नहीं हुई। सारी बात सुनते ही कमांडर मुख्तलिफ पार्टियों को उस इलाके को घेरने का हुक्म देने लगा। नीचे नाले में सफर करने वाले दोनों आदमी भी
नीचे नाले में सफर करने वाले दोनों आदमी भी मुझे पीछे मुड़कर तेजी से वापस हरकत करते नजर आए। मैंने पलवशा को सूरत हाल से आगाह किया। फिलहाल वो पीछे ही मुतवज्जे रहेंगे। हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं उतना ही बेहतर है। बुलंदी पर पहुंचकर हम दूसरी जानिब उतर गए। वजीरिस्तान में 4 सू पहाड़ ही पहाड़ हैं और हर पहाड़ से कई नाले निकल कर मुख्तलिफ समतों में बहते हैं। नाले बिल्कुल हाथ की लकीरों की तरह फैले हुए हैं। खुश्क और बहते नालों की बहुतात के अलावा वहाँ दरख्त भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए किसी छुपने वाले को तलाश करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन उसके साथ ये मसला भी है कि मकामी आबादी में कहीं पनाह लेने की सूरत में ढूंढने वालों को आसानी रहती है, और अगर हम मकामी आबादी में न जाते तो खाने पीने के लिए कहाँ से कोई चीज पैदा करते। जिस इलाके में हम मौजूद थे वहाँ उस वक्त तक पाक आर्मी नहीं पहुंची थी। पाक आर्मी उन दिनों ज्यादातर वाना और उसके मजाफात में ऑपरेशन कर रही थी। कुछ आगे की पहाड़ी बुलंदियों पर भी पाक आर्मी ने अपनी पोस्टें बना ली थी, मगर वहां तक आने जाने के लिए बगैर QRF क्विक रिएक्शन फोर्स के हरकत नहीं की जाती थी। वहां तक जाने वाले आर्मी के काफिलों पर भी दहशतगर्द चारों तरफ से हमले करते थे। दूसरी जानिब उतरने से पहले पलवशा ने ये कहकर जनाना घाघरा और दुपट्टा फेंक दिया कि दोहरे लिबास की वजह से उसे सख्त गर्मी लग रही है। मैंने बैरेट का थैला जबरदस्ती उससे लेकर अपनी पीठ पर पहन लिया। मेरे पास कबील खान के आदमियों से छीनी हुई क्लैशनकोफ थी, जबकि उसने अपनी क्लैशनकोफ उठाई हुई थी। स्नाइपर राइफल से चलते फिरते फायर करना मुश्किल होता है। क्लैशनकोफ असॉल्ट राइफल है, इससे ब्रस्ट और सिंगल राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस वजह से हरकत में रहते हुए उसका इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। गो हमारे पास बरेटा और ग्लॉक जैसे बेहतरीन पिस्तौल भी मौजूद थे, लेकिन पिस्तौल हमेशा करीब की लड़ाई में अच्छे रहते हैं और कारकर्दगी में क्लैशनकोफ पिस्तौल से कहीं बेहतर होती है। ये और बात कि एक ग्लॉक पिस्तौल की कीमत से कई क्लैशनकोफें खरीदी जा सकती हैं। नीचे उतरते हुए एकदम हमारे सामने एक शख्स दरख्तों के झुंड से बरामद हुआ। पलवशा ने क्लैशनकोफ सीधी की ही थी कि मैंने चीख कर कहा, ठहरो। वो एकदम रुक गई। दरख्तों के झुंड से बरामद होने वाला आदमी भी हमें देखकर परेशान हो गया था। वो मकामी आदमी था। पलवशा ने उससे उस जगह के बारे में दरियाफ्त किया और उसके जवाब देने पर पूछने लगी, वशलाम गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो दूर एक पहाड़ की जानिब इशारा करते हुए बोला, उस पहाड़ की दूसरी जानिब वशलाम है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर फासला होगा। मैंने पूछा, यहाँ कोई अजनबी अफराद आपने देखे हैं? वो बोला, हाँ, कुछ लोग हमारे गाँव में आए थे। और वो एक लम्हा रुक कर वो हमसे नजरें चुराते हुए बोला, किसी को तलाश कर रहे थे। एक गहरा सांस लेते हुए पलवशा मेरी जानिब मुतवज्जा हुई। इसका क्या करें? मैं बेचारगी से बोला, एक बेगुनाह आदमी का हम क्या कर सकते हैं? इस मर्तबा उसने उर्दू में कहा, कहीं बांध देते हैं। उसके मुंह से अंग्रेजी और उर्दू बहुत ही प्यारी लगती थी। मेरे होंठों पर खिलती हंसी देखकर वो बुरा मनाते हुए बोली, क्या गलत भूल गई हूँ? मैंने कहा, नहीं, इसे यूं ही छोड़ देते हैं, ये ना हो बंदे बंदे ही पूरा हो जाए। ठीक है। इस्बात में सर हिलाते हुए वो उस अजनबी की जानिब मुतवज्जे हुई। तुम्हारे लिए बेहतर तो यही होगा कि किसी को हमारे बारे में ना बताना। दूसरों की दुश्मनी में टांग अड़ाने वाले उमूमन घाटे में रहते हैं। वो फौरन पलवशा से मुत्तफिक हो गया, किसी को नहीं बताऊंगा जी। जाओ। उसे सर के इशारे से जाने का कहकर वो मेरे साथ आगे बढ़ाई। हम एक मर्तबा फिर आगे रवाना हो गए थे। इसी दौरान मुझे आई कौम में एक बंदे की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो करम खान की लाश मिलने की बाबत कमांडर को बता रहा था। वो जगह उन्होंने हमें तलाश करने के लिए घेरी थी। हम तो उन्हें न मिल सके, अपने साथी की लाश उन्हें मिल गई थी। चंद मिनट बाद उन्हें दूसरी लाश भी मिल गई और फिर तीसरी भी। वो कमांडर किसी दूसरे कमांडर को ये बता रहा था कि हम उसके घेरे से निकलकर आगे बढ़ गए हैं। उसके साथ उसने 2-3 गांवों के नाम लेकर कहा था कि हम इनमें से किसी एक जानिब जा सकते हैं। उनमें वशलाम गांव का नाम भी शामिल था। दूसरे कमांडर ने ख्याल जाहिर किया था कि हम या तो वशलाम जाएंगे या फिर अब तक वहीं कहीं छुपे हैं। उसके साथ ही उसने उन तीनों गांवों के मजाफात में अपने लश्करी फैलाने का इंदिया दे दिया। मैंने पलवशा से पूछा, तुमने वशलाम गांव का पता किस लिए मालूम किया था? वो बोली, भूल गए, वशलाम खुशहाल खान महसूद का गांव है। मैंने कहा, तो खुशहाल खान महसूद से हमें क्या लेना देना? उसने तफसील बताते हुए कहा, खुशहाल खान महसूद कबील खान का दोस्त है और उस वक्त हमें उसी के पास पनाह मिल सकती है। याद नहीं, पिछले दिनों काबिल खान नामी आदमी को हमने कबील खान के आदमियों के चुंगल से छुड़ाया था। मैंने कहा, फिर तुम्हें उस अजनबी से वशलाम गांव का पता मालूम नहीं करना चाहिए था। वो बोली, सही कहा, बस जल्दी में पूछ बैठी। मैंने कहा, वैसे जरूरी तो नहीं कि उस अजनबी से कबील खान के आदमियों की मुलाकात हो जाए। मैंने खुद तसल्ली देने की कोशिश की। पलवशा नफी में सर हिलाते हुए बोली, वो वजीर कौम का आदमी था और कबील खान भी वजीर हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी कौम के लोगों तक ये मालूमात ना पहुंचाए। मैंने अफसोस का इजहार किया। हाँ, तुम्हारी कौम है ना, और तुम अपने लोगों को अच्छी तरह जानती हो। वो बोली, इसीलिए तो कह रही हूँ, मगर आप कुछ ज्यादा ही रहम दिल बन गए थे। मैं बेबसी से बोला, किसी बेगुनाह को मारने पर भी तो दिल राजी नहीं होता।
वो शरारती अंदाज में बोली, ये बात उस वक्त तो याद नहीं आई जब मुझे बांध कर पिटाई की थी। मैंने कहा, ये भी मालूम है ना कि बाद में कितना पछताया था। वो बोली, पछताते तो बाद में आपका रवैया ऐसा ना होता। मैंने कहा, ये बताओ कि उसके बाद तुम्हारी किसी बात से इनकार किया, क्या तुम्हें जाने दिया, हालांकि सरदार तुम्हें जाने का कह चुका था। वो बोली, अच्छा अच्छा, बस बस, सब मालूम है। कथा कलामी करते हुए उसने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा, आपकी एक एक हरकत याद है। आप ना चाहते हुए भी मुझे इतनी अहमियत देते रहे, बज़ाहिर बेजारी जाहिर करते थे और छुप छुप कर मुझे घूरते थे। मैंने कहा, पलवशा, याद रखना, अगर तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो इस बार मैं जिंदा नहीं रहूंगा। वो बोली, बकवास ना किया करें यार। नाले में उतरकर हम नशेब ही में चलते हुए उस पहाड़ी की जानिब रवाना हो गए जिसकी दूसरी जानिब वशलाम गांव मौजूद था। 4:30 होने वाले थे। 2.5-3 घंटों बाद अंधेरा छाना था। हम अंधेरे में ज्यादा महफूज तरीके से सफर कर सकते थे, और यही बात मैंने फौरन पलवशा को कह दी। अगर किसी रास्ते में मुठभेड़ हो गई तब छुपने का सोचेंगे। मुझे भी उसका मशवरा माकूल लगा। वशलाम गांव की पहाड़ी उबूर करते ही हम मजीद मोहतात हो गए थे। पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचने तक सूरज मगरिबी जानिब झुकते हुए पीला हो चुका था। उस पहाड़ी के दामन में एक खुला मैदान था। गो उस जगह को बिल्कुल हमवार नहीं किया जा सकता था, फिर भी घर बनाने के लिए बहुत मौजूद था। यही वशलाम गांव था। वहां दरख्त न होने के बराबर थे। अलबत्ता गांव से बाहर चारों तरफ मौजूद पहाड़ों पर काफी घने जंगलात मौजूद थे। कबील खान के आदमी वशलाम गांव के बहुत ज्यादा करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि वशलाम गांव के महसूद उन्हें देख लेते तो उनके दरमियान जंग छिड़ जाती। मैंने दूरबीन निकाल कर दाएं बाएं का जायजा लिया, लेकिन कोई हरकत नजर न आई। अलबत्ता गांव में लोगों की हरकत नजर आ रही थी, और लाजमी बात है वो महसूद ही थे। उसके बावजूद मुझे अंधेरा होने का इंतजार था। यही बात मैंने पलवशा को कही, अंधेरा होने के बाद ही वशलाम में घुसेंगे। वो बोली, मुझे सख्त भूख लगी है, मेरा तो ख्याल है कि चलते हैं, यहाँ करीब कोई बंदा नजर भी नहीं आ रहा। मैंने कहा, जैसा मुनासिब समझो। मैंने भी रुकने पर इसरार नहीं किया था कि पलवशा की अदना सी तकलीफ भी मुझे गवारा नहीं थी। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, आप इतनी जल्दी मेरी हर बात क्यों मान लेते हैं? इस तरह तो मैं बिल्कुल लाडली हो जाऊंगी, ये ना हो बाद में आपके सर पर चढ़ जाऊं। मैंने कहा, जिस दिन तुम सर पर चढ़ गई और मुझे गुस्सा आ गया उस दिन खूब पिटाई करूंगा। वो भी नाज भरे लहजे में बोली, अच्छा इतनी हिम्मत। मैंने गहरा सांस लेते हुए बेबसी जाहिर की, काश। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर पूछा, अच्छा सच बताएं, जब आपको मालूम हुआ था कि मैं कबील खान की दुश्मन हूँ और आपने बेगुनाह और बेकसूर ही मुझे अजियत का निशाना बनाया, तब आपको कैसा महसूस हुआ? इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता, धमाके की आवाज से माहौल गूंज उठा। गोली का निशाना हम ही थे। 100-150 गज के फासले से चलाई जाने वाली गोली शू करती हमारे करीब से गुजर गई और 4-5 गज दूर जाकर दरख्त के तने में पेवस्त हो गई। चीख कर नीचे लेटो कहकर मैं खुद भी नीचे लेट गया। वहां छिद्रे दरख्त मौजूद थे। गोली चलाने वाले ने अगर हमारे करीब पहुंचने की कोशिश की होती तो लाजमन नजर आ जाता। इसी वजह से उसने हमें दूर से निशाना बनाया था। हमारे लेटते ही 2-3 गोलियां और चली, लेकिन जमीन पर लेटा होने की वजह से अब हम वाज़ेह हदफ नहीं थे। मैंने फायर आने की जगह की तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन कुछ नजर न आया। उसी वक्त पलवशा ने सेफ्टी लीवर नीचे करते हुए 2-3 गोलियां उस जानिब झोंक दी। उनकी तरफ से भी जवाब दिया जाने लगा, लेकिन ये अंधी फायरिंग थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि काफी देर से आई कॉम पर उनमें से किसी की आवाज नहीं आई। यकीनन जब उन्हें मालूम हुआ होगा कि उनका साथी का आई कॉम हमारे पास है, तभी उन्होंने चैनल तब्दील कर दिया होगा। यूं भी वो ज्यादा से ज्यादा चैनल ही तब्दील कर सकते थे, क्योंकि आई कॉम के अलावा उनके पास राब्ते का कोई जरिया मौजूद नहीं था। मैं चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही उनकी आवाज सुनाई देने लगी, वो बच गए हैं, आप मजीद आदमी भेजें, एक बार घेरे में आ गए तो फिर नहीं निकल सकेंगे। आवाज आई, आदमी आ रहे हैं तुम्हारी जानिब, बस तुम उन्हें वहां से गायब होने न देना और खुद आड़ ही में रहना, ये न हो उस खबीस की गोली का निशाना बन जाओ। मैंने कहा, पलवशे यहाँ से रेंगते हुए आगे बढ़ो, दुश्मन हमें घेरने की कोशिश में है। कोई जवाब दिए बगैर वो नाक की सीध में रेंगने लगी। पथरीली जमीन पर कोहनियों के बल रेंगना निहायत तकलीफदेह होता है, लेकिन जब जान पर बनी हो तो इस किस्म की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं रहती। मुखालिफ मुसलसल उस जगह को निशाना बनाए हुए थे। एक मोटे तने वाले दरख्त के करीब पहुंचकर मैं तने की आड़ लेकर बैठ गया। शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था, लेकिन फिलहाल दिखाव में खास फर्क नहीं पड़ा था। आई कॉम में हम पर फायर करने वाले कमांडर को पुकार रहे थे कि हम भागने की कोशिश में हैं। कमांडर ने फौरन कहा, उन्हें जाने न देना। जी कमांडर कहकर उनमें से एक ने वो गलती की जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। नतीजा उसे सर में लगने वाली गोली की सूरत में मिला। मेरे लिए 100 गज के फासले से हदफ के सर में गोली मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। साथी के गिरते ही दूसरे ने एकदम फायर खोला, लेकिन इतनी अक्लमंदी उसने जरूर दिखाई कि अपना सर और बाकी जिस्म आड़ के पीछे ही छुपाए रखा। पलवशा ने जमीन पर लेटकर उनकी तरफ 2-3 फायर झोंक दिए थे। मैंने ऐसा करने की जरूरत इसलिए भी महसूस न की
कि बगैर हदफ के नजर आए गोली चलाना मेरी फितरत में नहीं था। अपने मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर के फरमान के मुताबिक एक गोली के बदले एक दुश्मन गिराने का कायल था, वरना ट्रिगर से उंगली परे ही रखता। पलवशा अलबत्ता स्नाइपर नहीं थी, इसलिए अपनी एक मैगजीन वो यूं ही हवा में झोंक चुकी थी। दुश्मन का फायर रुकते ही हम दोनों उसी दरख्त की आड़ लेकर झुके झुके वहां से दूर हटने लगे। 15-20 गज के फासले पर मौजूद दूसरे दरख्त की आड़ में बैठकर मैंने मुड़कर देखा, मगर मुखालिफ वहीं लेटा हुआ कमांडर को अपने साथी के मरने की बाबत बता रहा था। बोला, कमांडर सखी जान को गोली लग गई है। कमांडर ने पूछा, बच तो गया है ना? इस मर्तबा उसने झिझक कर जवाब दिया, सर में गोली लगी है। कमांडर की आवाज आई, तुम उल्लू के पट्टों को बताया है कि उस खबीस को मौका न दो, मगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। वो बोला, मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन उन दोनों के फरार होने की वजह से वो बेइख्तियार अपनी आड़ से बाहर हुआ और इससे पहले कि मैं उसे पीछे खींचता गोली उसे लग चुकी थी। कमांडर बोला, अपने बाकी साथियों के आने तक वहीं टिके रहना, बस उनके जाने की समत को नजर में रखना। वो बोला, दोनों वशलाम की जानिब जा रहे हैं। कमांडर की आवाज आई, ठीक है, कुमक तुम्हारे पास पहुंचने वाली होगी, और अगर वो वशलाम में घुसने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा इंतजार करना, कहीं महसूदों के साथ लड़ाई न हो जाए। उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, ठीक है जी। उनकी बातें सुनते हुए हम आगे बढ़ते गए। जो ही दुश्मन और हमारे दरमियान झाड़ियों का झुंड आया, हम उठकर भाग पड़े। हमें तो ये भी मालूम नहीं था कि दुश्मन की मदद किस जानिब से आनी थी। उतराई की वजह से हमारी रफ्तार काफी तेज थी। 15-20 मिनट दौड़ने के बाद हम एकदम दरख्तों की हद से निकलकर खुली जगह पर आए। सामने ही मकानों का सिलसिला शुरू हो गया था। अभी हम पहले मकान के करीब पहुंचे थे कि दीवार के अकब से 4 आदमी हाथों में हथियार लिए बाहर निकले। खबरदार, हाथ ऊपर कर लो, उनमें से एक करख्त आवाज में बोला। मैंने गहरा सांस लेते हुए पलवशा की जानिब देखा। मध्यम पड़ती रोशनी में मुझे उसके चेहरे पर छाए इत्मीनान भरे तासुरात ने चौंका दिया। मुझे कोई जवाब देने की बजाय वो मुसल्लह अफराद को मुखातिब हुई, हम दोस्त हैं और मदद के लिए आए हैं। जिसने हमें ललकारा था उसने कहा, पहले अपना तारुफ करवाओ। वो बोली, हमारा तारुफ सरदार खुशहाल खान का मामूजाद भाई काबिल खान महसूद करवाएगा। इस मर्तबा उसके लहजे में पहली वाली तुंदी गायब थी और बोला, आ जाओ। हम अपने हथियार कंधे से लटका कर उनके करीब हो गए। मुझसे मुसाफा करके उन्होंने पलवशा की जानिब भी मुसाफे का हाथ बढ़ाया। वो बेतकल्लुफी से तमाम से मुसाफा करने लगी। इससे पहले भी बगैर किसी झिझक के मर्दों से मुसाफा किया करती थी, लेकिन नामालूम उस वक्त मुझे उसका यूं मुसाफा करना बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पलवशा उनसे मुसाफा करके मेरे करीब होते हुए बोली, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं कोई जवाब दिए बगैर खामोश रहा। मुझे अभी तक उसका मुसाफा हजम नहीं हो रहा था। हालांकि इससे पहले वो मर्दों में नाचती रही थी और लड़के का भेस अपनाने की वजह से वो हर किसी से बेतकल्लुफ होकर मुसाफा भी कर लेती, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। पलवशा को भी मेरी खामोशी जाहिर हो गई थी। क्या बात है? मेरा हाथ थामते हुए उसने धीमे से पूछा। इस बार भी मैंने कोई जवाब न दिया। वो बोली, राजू, क्या इतना एतबार नहीं है? उसकी आवाज सरगोशी में ढल गई थी। कहते हैं मोहब्बत करने वाले बगैर बताए एक दूसरे के एहसासात जान लेते हैं, और मेरे दिल की बात जानते हुए उसने इस मकूले को सच्चा साबित कर दिया था। बोली, अच्छा, आइंदा किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगी। मेजबानों की परवाह किए बगैर उसने मेरा हाथ खींचकर मुझे रोक लिया। हमारे मेजबानों के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उनमें से एक दबी आवाज में दूसरे साथी से कहने लगा, लड़का होकर लड़कियों की तरह बात कर रहा है। उसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ पलवशा को मुखातिब हुआ, पागल न बनो, मैं खफा नहीं हूँ। वो जज्बाती लहजे में बोली, कहा था ना मेरी गलतियों और कोताहियों को माफ कर देना, और खुदारा इस तरह नजरअंदाज न करना। मैंने कहा, पागल ना हो तो, और मैं उसे अपने साथ चलाने लगा। हमारे मेजबान फिर रहनुमाई के लिए आगे बढ़ गए। वो सीधा हमें खुशहाल खान की वसी बैठक में ले गए थे। कबील खान के आदमियों के साथ हमारे फायरिंग के तबादले की वजह से वो उस वक्त बैठक में ही मौजूद था। चंद और अफराद भी बैठक में बैठे हुए थे, जबकि हमें लाने वालों को उन्होंने सूरत हाल मालूम करने के लिए जंगल की तरफ रवाना कर दिया था, जिन्हें हम रास्ते में मिल गए थे, और वो हमारे साथ ही वापस मुड़ आए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती